हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आज इस वीडियो में मैं आपको ITR 2 की लाइव फाइलिंग करके दिखाऊंगी डिटेल में। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा इनकम टैक्स का ओल्ड पोर्टल था वहां पर ITR 1 और ITR 4 ही ऑनलाइन अवेलेबल थी, लेकिन अब हमारे इस नए ई फाइलिंग के पोर्टल पे आप ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 चारों को ही आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो अब आप ITR 2 को आप बिना यूटिलिटी के डाउनलोड करें, इनकम टैक्स के ई फाइलिंग के पोर्टल पे इजी वे में ऑनलाइन वे से फाइल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन तरीके से डिटेल्ड में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं हर पॉइंट को आपको डिटेल में बताऊंगी, जिससे आपका हर पॉइंट क्लियर हो और आप अपनी ITR 2 को खुद फाइल कर सकें। इस वीडियो को देखने के बाद यदि फिर भी कोई क्वेरी रहती है, आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी इस वीडियो की स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी कनेक्ट हो सकते हैं और आप चाहे तो आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ले सकते हैं। और आप यदि हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट आपके पास आएगा और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे रिगार्डिंग इनकम टैक्स, GST, कंपनीज एक्ट, जिसमें जो रेगुलरली आजकल अपडेट आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग। तो ITR 2 को फाइल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन SSCs पे ये एप्लीकेबल है, कौन कौन ITR 2 फाइल कर सकता है। अभी incometax.gov.in की वेबसाइट पे हूँ, तो आप यहाँ पे जो इंडिविजुअल और HF का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे सैलरीड और एम्प्लॉयज के ऑप्शन में जाएंगे तो जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे ITR फॉर्म्स हैं वो किस पे एप्लीकेबल है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, सभी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम ITR 2 को देखते हैं। तो यहाँ ITR 1, मैं ITR 1 पे ऑनलाइन कैसे फाइल करना है उसका डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं ID बटन पे भी लगा दूंगी और एंड स्क्रीन पे भी मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ITR 1 को खुद फाइल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ITR 2 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। तो ITR 2 जो है वो केवल इंडिविजुअल और आप HUF है तो ही आप पे ITR 2 एप्लीकेबल होगा। देन यहाँ पे लिखा है दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यदि आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है तो आप पे ITR 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। देन यहाँ पे थर्ड कंडीशन है हु इज नॉट एलिजिबल फॉर ITR 1। जैसे कि ITR 1 भी इंडिविजुअल और HUF पे एप्लीकेबल होती है, लेकिन ITR 1 ऐसे SSCs फाइल कर सकते हैं जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है। तो यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा। ITR 1 उस केस में फाइल की जाती है जब आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी हो। तो यदि आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा। यदि आपकी कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा। तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपको ITR 2 फाइल करना होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं ITR 1 कैन नॉट बी यूज बाय अ पर्सन। तो ITR 1 जिन पर्सन्स के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता उन्हें ITR 2 फाइल करना होगा। तो जैसा कि हम यहाँ देखते हैं इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम, हैज एनी असेट located outside India, has signing authority in any account located outside India, has income from any source outside India, is a person in whose case tax has been deducted under section 194N, is a person in whose case payment of deduction of tax has been deferred on ESOP, who has any brought forth losses or loss to be carried forward under any head of income। तो यदि आपका इस केसेस में आप यदि अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा। तो मैंने अभी जो कंडीशंस बताई कि आप इंडिविजुअल है या आप HUF है, प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है या आप एलिजिबल नहीं है ITR 1 फाइल करने के लिए, तो इन केसेस में आपको ITR 2 फाइल करना होगा। जैसे कि मैंने अब आपको बता दिया कि ITR 2 जो है वो कौन कौन फाइल कर सकता है। अब हम अपने ITR 2 की लाइव फाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं होम पेज पे हूँ, मैं यहाँ पे लॉग इन करती हूँ। मैं यहाँ पर एज अ पैन नंबर यूजर ID डालती हूँ। यूजर ID डाला तो ये कंटिन्यू का जो बटन है वो एक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है।
मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया तो भी जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है ये एक्टिव नहीं हुआ है। तो जब तक आप ये जो ब्लॉक दिख रहा है प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, आप यहाँ पे टिक मार्क नहीं करेंगे तब तक कंटिन्यू का बटन एक्टिव नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ टिक किया तो ये एक्टिव हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, हमने लॉगिन कर लिया है। अब आपको डैशबोर्ड के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ई फाइल, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, ई इनकम टैक्स रिटर्न्स, इनकम टैक्स फॉर्म्स। आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शंस है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है। पहले से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर चुके हैं और आपको व्यू करना है तो आपको यहाँ से करना है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको ई वेरीफाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको ई वेरीफाई यहाँ से करना है। व्यू फॉर्म 26AS, तो आप अपनी ITR 1, 2, 3, 4 वॉटेवर आप जो भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो सबसे पहले आप अपना 26AS चेक करें। बिना 26AS देखे यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए आप पहले अपने 26AS को चेक करें, देन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना स्टार्ट करें। तो यहाँ से आप 26AS को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कैसे करना है उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगी। तो मैं फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करती हूँ। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि हम करंट असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो मैंने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि अब ITR 2 ऑनलाइन मोड से भी फाइल होना स्टार्ट हो चुकी है, तो हम ऑनलाइन ही फाइल कर रहे हैं और यहाँ पे रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन ही ऑप्शन चूज कर रही हूँ। देन कंटिन्यू के बटन पे मैं क्लिक करती हूँ। देन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं, रिज्यूम फाइलिंग और स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो यदि आप पहले से अपना डेटा डाल चुके हैं अपनी रिटर्न में और उसे एडिट करना है तो आप रिज्यूम फाइलिंग को चूज कीजिए। और यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फर्स्ट टाइम फाइल करना तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कीजिए। मैं पहले से यहाँ पे डेटा डाल चुकी हूँ लेकिन मैं आपको डिटेल में वीडियो बताने वाली हूँ स्टार्टिंग से, तो मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ITR 2 इंडिविजुअल और HUF पे एप्लीकेबल है, तो मैं इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑटो यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करती हूँ। अब हमको यहाँ पे ITR फॉर्म को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ITR हम फाइल कर रहे हैं। तो हम ITR 2 की रिटर्न यहाँ पे फाइल करना देख रहे हैं तो मैं यहाँ ITR 2 सिलेक्ट करती हूँ। मैं प्रोसीड विथ ITR 2 करती हूँ। आपको 3 प्रोसेस करनी होगी। पहले आपको अपनी रिटर्न जो है उसे प्रीफिल्ड करना होगा, वैलिडेट करना होगा। देन आप जैसे ही सारी डिटेल डाल देंगे उसे कंफर्म करना है, देन वेरीफाई और सबमिट करना है। तो ये तीनों प्रोसेस हो जाएगी तो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो मैं लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करती हूँ। अब जैसे आप चाहे कोई सी भी रिटर्न फाइल करें, चाहे ITR 1, 2, 3, 4 वोटेवर आप कोई सी भी रिटर्न फाइल करें, आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप इसलिए अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन चूज करना होगा। और मान लीजिए आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है लेकिन यदि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा कोई अमाउंट करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया है या 2 लाख से ज़्यादा आपने फॉरेन ट्रैवल पे खर्च किया है या आपने 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट पे किया है तो आप इन ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। और यदि आप दोनों ही कंडीशंस में फॉलो नहीं करते हैं तो आप अदर्स को लीजिए। मैं यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन चूज़ करती हूँ। अब मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेलेक्ट शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है। तो जो शेड्यूल्स आप पे एप्लीकेबल है, जो आपकी इनकम है, जो आपके रिडक्शंस है, उनसे रिलेटेड जो शेड्यूल्स हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं जिससे आपको रिटर्न फाइल करने में ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ 20 शेड्यूल है, जेंडर से रिलेटेड 1 है, इनकम से रिलेटेड 7 शेड्यूल है, डिडक्शन से रिलेटेड 2 है, टैक्स से रिलेटेड 5 शेड्यूल है और अदर से रिलेटेड 5 शेड्यूल है। तो यहाँ पे जो शेड्यूल्स हमारे से रिलेटेड है हम उन शेड्यूल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है जनरल का वो हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ ऑटो भी सेलेक्ट हो रखा है क्योंकि ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ देनी है और यहाँ पे मैंडेटरी भी लिखा हुआ है। जो सेकंड शेड्यूल आ रहा है डिटेल ऑफ इनकम गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविजन ऑफ सिविल कोड, तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। सेकंड हम इनकम पे जाते हैं तो इनकम में 7 शेड्यूल बता रखे हैं। यदि आपकी कोई सैलरी से रिलेटेड कोई इनकम है तो आप इस शेड्यूल को सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे जो टिक मार्क है उसे हटा सकते हैं। तो मैं इस पे टिक मार्क रहने देती हूँ क्योंकि सेकंड जो शेड्यूल है शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, तो यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी कोई डिटेल है तो आप यहाँ टिक कीजिए, अदरवाइज आप इसको टिक को हटा सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इनकम नहीं है तो मैं यहाँ पे टिक मार्क हटा देती हूँ।
मैंने जो ITR 1 की लाइव फाइलिंग पे वीडियो बनाई है उसमें हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल को आपको कैसे डालना है उसको मैंने डिटेल में बताया है। यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को डालने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मेरी ITR 1 की उस लाइव फाइलिंग की वीडियो को भी देख सकते हैं। थर्ड जो शेड्यूल है कैपिटल गेन, तो मैं इसको टिक मार्क ही रहने देती हूँ। जो नेक्स्ट शेड्यूल है 112A सेक्शन का, डिटेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कवर अंडर सेक्शन 112A, तो मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कवर अंडर सेक्शन 115AD, तो मैं इसको भी यहाँ पे टिक मार्क रहने देती हूँ। जो शेड्यूल है डिटेल ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड एंड एनी अदर स्पेशल इनकम, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपकी कोई इनकम है तो इसको भी मैं टिक रहने देती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है शेड्यूल स्पेसिफाइड पर्सन इनकम, तो यदि आपकी कोई क्लबिंग की इनकम है तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन इंक्लूडेबल इन इनकम ऑफ एसएससी, तो आपकी क्लबिंग की इनकम है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। मेरे केस में यहाँ पे क्लबिंग की कोई इनकम नहीं है तो मैं यहाँ पे टिक नहीं करती हूँ। डिटेल ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, स्पेशल रेट पे जो इनकम टैक्सेबल होती है उसका ये शेड्यूल है, तो यहाँ पे ऑटो ही टिक कर रखा है, मैं इसको टिक ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट जो शेड्यूल है शेड्यूल्ड एग्जेम्प्ट इनकम, तो आपकी यदि कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो आप इस शेड्यूल को सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट जो शेड्यूल है शेड्यूल पास थ्रू इनकम, तो पास थ्रू इनकम डिटेल फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड एज पर सेक्शन 115UA और 115UB, यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई इनकम है तो आप यहाँ टिक कीजिए। अभी मेरी यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई इनकम नहीं है तो मैं इसको स्किप करती हूँ। देन आपकी फॉरेन सोर्स इनकम से रिलेटेड कोई इनकम है तो आप इस शेड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है डिटेल ऑफ इनकम अक्यूरिंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट शेड्यूल टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A और 91, तो जो रिलीफ है अंडर सेक्शन 90, 90 और 91 से रिलेटेड आपकी कोई रिलीफ है तो आप यहाँ पे इस शेड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो शेड्यूल मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ उससे रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन हम डिडक्शंस को सेलेक्ट करते हैं। डिडक्शन में यहाँ पे यदि आपकी 80G से रिलेटेड कोई डिडक्शन है तो उस शेड्यूल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे 80G से रिलेटेड कोई डिडक्शन नहीं है तो मैं इसको स्किप करती हूँ। देन आपका 80GGA से रिलेटेड कोई डिडक्शन है तो आप इस शेड्यूल को सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे 80D और चैप्टर 6 के जो डिडक्शंस है वो ऑटो सेलेक्ट हो रखे हैं तो मैं इसको ऑटो सेलेक्ट ही रहने देती हूँ। देन हम देखते हैं टैक्स। टैक्स में 5 शेड्यूल यहाँ पे बता रखे हैं, लाइक शेड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, शेड्यूल डिटेल ऑफ टैक्स पेमेंट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो यहाँ पे सभी ऑटो सेलेक्ट हो रखे हैं और मैं इन्हें ऑटो सेलेक्ट ही रहने देती हूँ। देन है अदर्स। अदर्स में 5 शेड्यूल है, तो यदि आपके कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं तो आप इसको टिक मार्क कीजिए। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं तो टिक मार्क कीजिए। मैं ये ऑटो सेलेक्ट हो रखे हैं, मैं इनको सेलेक्ट ही रहने देती हूँ। फोर्थ जो शेड्यूल है फॉरेन असेट, डिटेल ऑफ असेट आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया यदि आपकी कोई असेट है उसकी डिटेल देनी है तो आप इस शेड्यूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रही हूँ। देन आपकी कंप्यूटेशन है फॉर अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115JC, तो यदि 115JC के अंडर सेक्शन में यदि आपकी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से रिलेटेड कोई कंप्यूटेशन है तो आप इसको टिक कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JD, तो उसके रिलेटेड में यदि आपकी कोई टैक्स क्रेडिट है तो आप इस शेड्यूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और शेड्यूल ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, डिटेल ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इफ टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख, तो यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपनी असेट और लायबिलिटीज़ की डिटेल देनी होगी। तो यदि आपके केस में आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप इस शेड्यूल को सेलेक्ट कीजिए। अभी मेरे केस में इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो मैं इस शेड्यूल को सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे जो सारे शेड्यूल्स थे उनको सेलेक्ट कर लिया है जो हमसे रिलेटेड हैं, और कुछ शेड्यूल्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में समझाने के लिए सेलेक्ट किए हैं। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये बता रखा है कि जो आपने शेड्यूल सेलेक्ट किए हैं उन शेड्यूल के बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को इनेबल्ड करेंगे, डिसेबल्ड करेंगे। तो हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है यू हैव सेलेक्टेड 19 शेड्यूल, बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन प्लीज आंसर फ्यू क्वेश्चंस विच विल हेल्प यू टू फिल द शेड्यूल्स। तो मैं यहाँ पे ये इसको स्किप करती हूँ।
जैसे ही मैंने स्किप की बटन पे क्लिक किया तो ये मेरे पास मैसेज आ गया, वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर अब आपका डेटा 26 AS से या आपकी कोई सैलरी इनकम है तो फॉर्म 16 से डेटा प्रीफिल्ड होके आ जाएगा। आपकी जो TDS की डिटेल्स हैं सब प्रीफिल्ड होके आपको शो होने लगेगी। तो मैं यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करती हूँ। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 सभी शेड्यूल्स को देखते हैं। अब हम जो पार्ट ए है जनरल इन्फॉर्मेशन उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो टिक लग रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नेम हो गया, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, क्या ये सब सही है आप ये चेक कर लीजिए। देन मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करती हूँ। पॉइंट से क्लियर कराना चाहूँगी कि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो ये जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं आप इसको एडिट करके फिर चेक करें। आप यहाँ पे जो ये डिटेल शो हो रही है केवल इस डिटेल के बेस पर ही आप इसको चेक ना करें, आप एडिट के बटन पे क्लिक करके देन चेक करें। इससे क्या होगा ना कि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वैलिडेट करेंगे, जो लास्ट स्टेप होगा वैलिडेट करने का, वहाँ पर एरर नहीं आएगी। क्योंकि मैक्सिमम जो एरर आती है वो इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स की आती है कि आपने कंट्री सेलेक्ट नहीं किया या आपने पिन नंबर नहीं डाला या आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी डिटेल्स चेक कर ली है। तो यहाँ पे जो रेड मार्क शो हो रहा है वो कंपलसरी आपको मैंडेटरी डालना है। अब मैं यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप है फाइलिंग स्टेटस। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि अभी बिफोर ड्यू डेट हम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में रिटर्न फाइल की जाएगी। यदि आप ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 139 सबसेक्शन 4 में अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। और आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं देन आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है तो आप 139 सबसेक्शन 5 में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो अभी हमारी ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड होगी, 31 दिसंबर हो चुकी है। तो हम 139 सबसेक्शन 1 में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। देन जो फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस, मैं इस पॉइंट को स्किप करती हूँ। देन नेक्स्ट जो है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो यहाँ पे ऑटो नो सेलेक्ट हो रखा है। मान लीजिए मैं यस सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास ये मैसेज आएगा, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड क्लेम फॉलोइंग डिडक्शन अलाउंसेज। तो यदि आप न्यू टैक्स रिजम को सेलेक्ट करते हैं तो जो हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज होते हैं या जो अदर डिडक्शंस होते हैं या अलाउंसेज होते हैं आपको वो नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स बता रखे हैं कि आपको इनका डिडक्शंस या अलाउंसेज आपको नहीं मिलेंगे। तो न्यू टैक्स रिजम जो है वो उन्हीं असेसीज को सेलेक्ट करना चाहिए जिनकी कोई सेविंग नहीं है या जिनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आप इनकम टैक्स India.gov.in की वेबसाइट पे जो टैक्स कैलकुलेटर दे रखा है आप उसकी हेल्प से भी ये जज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रिजम बेटर है, न्यू टैक्स रिजम बेटर है या ओल्ड टैक्स रिजम बेटर है। तो मैं अभी यहाँ पे कैंसिल के बटन पे क्लिक करती हूँ क्योंकि मैं ओल्ड टैक्स रिजम के बेस पे ही रिटर्न फाइल करने वाली हूँ। नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करती हूँ। देन मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो यहाँ पे रेजिडेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस की जो कंडीशन है उसमें 1 कंडीशन सेलेक्ट करनी है। तो मैं ये फर्स्ट कंडीशन ही सेलेक्ट कर रही हूँ, यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमसे आस्क किए जा रहे हैं, यहाँ पे उनके आंसर भी ऑटो दे रखे हैं। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर ऑटो नो हो रखा है, आपके केस में यस है तो आप इसको यस कर सकते हैं। मैं सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप है बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पे अब आपको अपनी बैंक की डिटेल सेलेक्ट करनी है। आपको जिस अकाउंट में रिफंड लेना है उस यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफंड ये ऑटो ही सेलेक्ट हो रखा है। आपको यहाँ पे यदि ऑटो सेलेक्ट नहीं हो रखा है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए। तो आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है, वैलिडेट कैसे करना है, उसका वीडियो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैंने आई बटन पर भी लगा दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है और यहाँ चेक कर लेना है कि यहाँ पे वैलिडेटेड लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि आपने यहाँ पे नॉमिनेटेड फॉर रिफंड पे टिक कर दिया हो। यदि आपको एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड करने हैं तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करके अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। देन मैंने सभी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है, चेक कर लिया है। अब हम कन्फर्म के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे शेड्यूल्स को फिल करते जाएंगे तो यहाँ पे ग्रीन बटन में यहाँ पे कन्फर्म लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल सैलरी, तो यहाँ पे मैं टिक मार्क पे क्लिक करती हूँ। अब मैं यहाँ पे जो एक्सपांड ऑल का ऑप्शन आ रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। यदि आप फॉर्म 16 से अपनी सैलरी की डिटेल यहाँ पे डाल रहे हैं तो वो प्रीफिल्ड होगी, यहाँ पर आएगी।
और यहाँ पे ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप का जो ऑप्शन आ रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। यदि आपकी डिटेल्स 26 AS से आ रही है या फॉर्म 16 से आ रही है तो यहाँ पे ये डिटेल ऑटो शो होगी। यदि आप विदाउट फॉर्म 16 यस अपनी डिटेल यहाँ पे डाल रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पे फिल करना होगा अपना एम्प्लॉयर का नाम, टैन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, सभी डिटेल्स। देन आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयर है, पेंशनर्स हैं, अदर्स हैं। तो मैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेलेक्ट करती हूँ। आपके केस में आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेलेक्ट कर रही हूँ। अब आपको यहाँ पर अपनी सैलरी की डिटेल देनी है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में जो आपकी बेसिक सैलरी आती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो नेचर ऑफ सैलरी आपको सेलेक्ट करना है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है आप इसको सेलेक्ट करके अपना अमाउंट डाल सकते हैं। DNS अलाउंस आपको अलग मिला है, कन्वेंस अलाउंस अलग है आपका, और भी यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस दे रखे हैं। हाउस रेंट अलाउंस, कार लीव ट्रेवल अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, अदर अलाउंसेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर एन्युटी और पेंशन है, ग्रेचुइटी है, फीस कमीशन है, एडवांस ऑफ सैलरी है, लीव एनकेशमेंट है। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिक सैलरी सेलेक्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है। बेसिक सैलरी के अलावा यदि आपकी कोई DNS अलाउंस है, HRA है और भी कोई अलाउंस आपको मिला है तो आप ऐड अनोदर करके यहाँ पे अपनी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। देखते हैं वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। तो यदि आपकी फॉर्म 16 से आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है तो वो ऑटो पॉपुलेटेड होगी। अदरवाइज आप यहाँ पे अपनी नेचर ऑफ परक्यूजिट्स लाइक अकोमोडेशन हो गया, कार, अदर ऑटोमेटिव, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट, और भी यहाँ पर कई वेरियस परक्यूजिट्स बता रखे हैं। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरेस्ट, हॉलीडे एक्सपेंस, फ्री मील्स, फ्री एजुकेशन, क्लब एक्सपेंस। तो आपके केस में जो भी परक्यूजिट्स आपको मिले हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना फिगर यहाँ पे डाल सकते हैं। यदि आपके केस में यदि आपको एक से ज़्यादा परक्यूजिट्स मिले हैं तो आप यहाँ पे ऐड अनोदर करके अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पर कोई परक्यूजिट्स मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ तो यहाँ पे मैं डिलीट पर क्लिक करती हूँ और यस के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। थर्ड जो है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। तो यदि आपके केस में कोई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है तो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप अपना फिगर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे भी ऐड अनदर का ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे सैलरी की डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है। देन मैं सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। यदि आपको एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी मिली है तो यहाँ पे ऐड अनदर का ऑप्शन है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वैसे ही अपने एम्प्लॉयर की डिटेल देनी होगी। देन आपको अपनी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 जैसे अभी आपने डिटेल डाली वैसे ही आपको डिटेल डालनी होगी। देन आपको अंडर सेक्शन 10 में ऐसे कोई अलाउंसेस मिले हैं जो कि टैक्स फ्री है तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। जैसे कि आपको ट्रैवल कंसेशन हो गया, डेट कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी आपको रिसीव हुई है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव हुई है, अनलीव एनकेशमेंट आपको रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे यदि आपको कोई ऐसा अलाउंस मिला है जो कि टैक्स फ्री है तो आप यहाँ पे टिक करके अपनी डिटेल डाल सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे ऐसा कोई अलाउंसेस नहीं है जो कि एग्जेम्प्ट है तो मैं इसको स्किप करती हूँ। देन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 पे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी को ही स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में 50,000 का डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे ऑटो ही 50,000 का डिडक्शन मिल गया है। और यदि आपका कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स है तो आप यहाँ पे अपना अमाउंट शो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। एक जो शेड्यूल है हमारा कैपिटल गेन का तो मैं यहाँ पर टिक मार्क क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट जो शेड्यूल है शेड्यूल कैपिटल गेन। तो यहाँ पे जो आप कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करते हैं उससे जो आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। तो यहाँ पे जो टिक मार्क हो रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे आपको कैपिटल एसेट के टाइप को सेलेक्ट करना है कि आपने जो कैपिटल एसेट सोल्ड की है वो किस टाइप की है, किस असेट से आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन हुआ है। तो यदि आपने लैंड और बिल्डिंग सोल्ड आउट की है तो क्या उससे आपको कैपिटल गेन हुआ है। तो मैं यहाँ पे टिक मार्क करती हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर
पॉइंट्स हैं मैं उनको सेलेक्ट करती हूँ जिससे आपको मैं डिटेल में समझा पाऊँ। सेकंड जो केस है कि आपने जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी यूनिट या इक्विटी शेयर्स जो है वो सोल्ड आउट किए हैं जिस पे आपने एसटीटी पे किया है अंडर सेक्शन 111A में या 115AD में, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो मैं यहाँ पे टिक मार्क करती हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि यदि आपने इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड है उनकी यूनिट्स को सोल्ड आउट किया है, इक्विटी शेयर्स को सोल्ड आउट किया है जिस पे आपने एसटीटी पे किया है अंडर सेक्शन 112A में, मतलब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो मैं इस पॉइंट को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये जो 3 पॉइंट है मैं इनको सिलेक्ट कर रही हूँ। और इनके अलावा ये जो पॉइंट्स है, यदि इन पॉइंट्स से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैंने व्हाट्सअप नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से भी मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 90% जो व्यूवर्स हैं उनके जो मैं टिक मार्क सेलेक्ट कर रही हूँ उनके पॉइंट इससे क्लियर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे कि मैंने 3 पॉइंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया था तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 देखते हैं। तो मैं सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग और बोथ पर क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे आपको परचेज की डेट डालनी है कि जो आपने लैंड और बिल्डिंग आप सोल्ड आउट कर रहे हैं उसको आपने परचेज कब किया था और आपने उसको सेल कब किया है। तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे परचेज डेट 8 जुलाई 2015 ले ली है और यहाँ पे सेल की डेट ले ली है 10 मार्च 2021। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ। तो जैसे मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो रहा है या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सिंस पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 24 मंथ्स दिस इज टैक्सेबल अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देन जैसे ही आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल देनी होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की आपने जो आपने लैंड और बिल्डिंग सोल्ड आउट की है वो कितने अमाउंट से की है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। मान लीजिए आपने 10 लाख की यहाँ पे लैंड सोल्ड की और एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी उसकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी थी 11 लाख, तो यहाँ पे 10 लाख ही लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर यदि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्लस 10% तक यदि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी है तो यहाँ पर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है सेम अमाउंट यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्लस 10% से ज़्यादा यदि आपकी एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी हो जाती है तो यहाँ पर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी के इक्वल होगा। यहाँ पे 12 लाख है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी, तो ये 10 लाख प्लस 10% से एक्सीड अमाउंट है तो यहाँ पर ये वाला अमाउंट एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। जी मैं यहाँ पे 10,50,000 करती हूँ तो भी यहाँ पे 10 लाख होगा क्योंकि वो 10 लाख प्लस 10% से एक्सीड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपको जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 है उसकी डिटेल डालनी है। तो आपने जो लैंड आपने सोल्ड आउट कर रहे हैं उसको उसकी कॉस्ट क्या है विथ इंडेक्सेशन, एक्विजिशन की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आएगी। तो मान लीजिए मेरे केस में मैं यहाँ पर 4 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विथ इंडेक्सेशन है वो ऑटो यहाँ पर आ गया। और इसके अलावा यदि आपकी कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो आप यहाँ पे ऐड अनोदर करके अपनी डिटेल डाल सकते हैं। और यदि आपकी ट्रांसफ़र की कनेक्शन में कोई होली और एक्सक्लूसिवली आपकी एक्सपेंडिचर इंकर हुए हैं तो आप वो फिगर भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यदि आप जो लैंड और बिल्डिंग सेल कर रहे हैं उस सेल अमाउंट से यदि आप नई कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F, 54GB। तो इन सेक्शन के अंडर में यदि आपकी कोई डिडक्शन है तो आप यहाँ से वो डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड अनोदर का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जिस सेक्शन के अंडर में डिडक्शन मिला है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F, 54GB, जिस सेक्शन के अंडर में आपको डिडक्शन मिला है आप उस सेक्शन को सिलेक्ट करके अपना फिगर यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। अब आपको यहाँ पे
जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है उसकी डिटेल आपको देनी है कि आपने किसको सेल की है। तो आपको नेम ऑफ बायर यहाँ देना है। अब यहाँ पे बायर का जो पैन है वहाँ पे रेड मार्क नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी कब होगा? यदि आपने जो प्रॉपर्टी सेल की है उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तब आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी हो जाएगा। देन आपको बायर का आधार नंबर देना है, यहाँ आधार नंबर भी मैंडेटरी नहीं है। देन आपको यहाँ परसेंटेज ऑफ शेयर देना है। यदि आपने 100% शेयर सेल किया है इसी बायर को तो आपको 100% लिखना है। यदि आपने 2 बायर को अपनी प्रॉपर्टी सेल की है तो 50% यहाँ पे देनी है और नीचे ऐड ऑन अदर करके आपको दूसरे बायर की डिटेल देनी होगी और आपने कितने अमाउंट में इस बायर को अपनी प्रॉपर्टी सेल की है वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है, स्टेट लिखना है, पिन कोड लिखना है और ऐड के बटन पे क्लिक करके ये डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेनी है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास ऐड अनदर का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो ऐड अनदर करके आप अदर बायर्स की डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरे केस में अभी यहाँ पर कोई लैंड और बिल्डिंग की डिटेल नहीं है, मेरा पर्पस केवल आपको समझाना था, इसलिए मैं यहाँ पे कैंसिल के बटन पे क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमने चूज़ किया था कि यदि आप कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो है या कोई इक्विटी शेयर्स हैं वो सोल्ड आउट कर रहे हैं और उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करती हूँ। जैसे मैंने इस पर टिक किया तो यहाँ पर ऐड डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कैपिटल गेन से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं 111A, 112 और 112A, इन तीनों सेक्शंस के बारे में अवेयर करा देती हूँ, जिससे आपको जो कैपिटल गेन का शेड्यूल है उसमें डिटेल डालना और ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चार्ट फॉर्म में अपनी डिटेल बनाई है। तो यदि आप जो हमारी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है, ये लिस्टेड कंपनीज के जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें डील करते हैं और वो एसटीटी पेड होते हैं, तो यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको 111A सेक्शन में आना है और वहाँ पे एक स्पेशल रेट से आप पे टैक्स लगेगा 15% की रेट से। और यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, ये लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर्स हैं, उनको सेल करने से तो आपको 112A सेक्शन में आना है। लेकिन यदि आपको 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा का है तो आप पे 10% की स्पेशल रेट लगेगी। और जो हमारा 112 सेक्शन है उसमें इस जो मैंने अभी आपको बताया उनके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, लाइक जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर्स को सेल करने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और वो एसटीटी पेड होते हैं, तो आपको 112A सेक्शन में आना है। लेकिन यदि आप ऐसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या ऐसे इक्विटी शेयर सेल करते हैं जो कि एसटीटी पेड नहीं है, तो फिर आपको 112 सेक्शन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और वहाँ पे आप पर 20% की रेट से टैक्स लगेगा। यदि आफ्टर इंडेक्सेशन है तो 20% से और विदाउट इंडेक्सेशन है तो 10% की रेट से। तो यहाँ पे यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेक्शन 111A में। यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया तो अब हमको यहाँ पे जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, जो लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर्स हैं, उनको सोल्ड किया है, तो उनसे जो आपको कंसिडरेशन मिला है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। आपको यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। और इसके अलावा यदि आपकी कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है विदाउट इंडेक्सेशन तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो आपने अपनी इन यूनिट्स हैं या शेयर्स जो ट्रांसफ़र किए हैं उसके कनेक्शन में यदि आपकी कोई एक्सपेंडिचर इंकर हुए हैं तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टू बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 94 सबसेक्शन 7 और 94 सबसेक्शन 8। तो यदि आपको डिविडेंड स्ट्रिपिंग से रिलेटेड कोई लॉस है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये अब मैं यहाँ पे जो ऐड का बटन शो हो रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जो हमें थर्ड डिटेल डालनी है कि यदि आपने कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर सेल किए हैं अंडर सेक्शन 112A में, तो आपको जो थर्ड सेक्शन दिख रहा है मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अब मैं यहाँ पे व्यू शेड्यूल 112A है वहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे टेम्पलेट दे रखा है। आपकी यदि बहुत ज़्यादा डिटेल है तो आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड करके वहाँ पे डिटेल डाल के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यदि आपको यही पोर्टल पे ही डिटेल डालनी है शेयर वाइज तो आप यहाँ ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक करती हूँ। अब मैं यहाँ पे जो शेयर यूनिट एक्वायर्ड है इस ऑप्शन पे
क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। यदि आपने अपने शेयर्स या यूनिट एक्वायर किए हैं 31 जनवरी 2018 पर या उससे पहले, तो आपको यहाँ पे शेयर या यूनिट वाइज डिटेल देनी होगी। लेकिन यदि आपने 31 जनवरी 2018 के बाद यदि शेयर या यूनिट खरीदे हैं तो फिर आपको क्यूमुलेटिव बेसिस पे अपना अमाउंट डालना होगा। यदि मैं यहाँ पे आफ्टर 31 जनवरी 2018 सेलेक्ट करती हूँ तो देखिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड लिखा हुआ आ गया। देन आपको यहाँ पर केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखना है, आपका ट्रांसफर के कनेक्शन में कोई एक्सपेंडिचर हुआ है वो अमाउंट डालना है। देन आपको यहाँ पे जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, ट्रांसफर से जो आपको कंसिडरेशन मिला है वो अमाउंट आपको यहाँ डाल के आपको ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन यदि 31 जनवरी 18 पर या उससे पहले यदि आपने अपने शेयर्स या यूनिट एक्वायर किए हैं तो देन आपको यहाँ पे अपना जिस कंपनी के आपने शेयर्स या यूनिट ले रखे हैं उस कंपनी का ISIN कोड डालना है आपको। देन आपको जिस कंपनी के शेयर्स या यूनिट्स आपने लिए हैं उस शेयर्स या यूनिट का नाम लिखना है, आपने कितने शेयर्स और यूनिट बाय किए हैं उनका नंबर डालना है। देन आपके शेयर्स या यूनिट की जो पर शेयर और यूनिट की जो शेयर प्राइस है वो आपको यहाँ पे डालनी है। पर शेयर प्राइस दिखनी है आपको, टोटल अमाउंट नहीं लिखना है यहाँ पर। देन आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे डालनी है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। देन आपको यहाँ पर 31 जनवरी 2018 को जो आपने शेयर्स और यूनिट हैं उन शेयर्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, यहाँ पे आपको टोटल फेयर मार्केट वैल्यू नहीं डालनी है। यहाँ पे आपको एक शेयर और एक यूनिट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन 31 मार्च 2018 वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। देन आपने अपने शेयर्स या यूनिट को ट्रांसफ़र किया है तो ट्रांसफ़र से के कनेक्शन में यदि कोई एक्सपेंडिचर आपने इंकर किया है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। और जैसे कि आपने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स डाल दिए हैं, आपने अपने यहाँ पर शेयर्स और यूनिट की सेल प्राइस डाल दी है पर शेयर और यूनिट की, तो यहाँ पे जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पे कैपिटल गेन जो शेड्यूल है उसकी डिटेल यहाँ पे फीड कर दी है। और यदि अभी भी आपको कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो शेड्यूल है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पे ऑटो शो हो रहा है। तो मैं इसको एडिट करती हूँ तो यहाँ पे जो ब्लॉक आ रहा है मैं यहाँ पे टिक करती हूँ। देन यहाँ पे एडिट का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यदि आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इनकम है, चाहे वो सेविंग बैंक से हो या आपकी FD बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो डिपॉजिट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, या इनकम टैक्स रिफंड से आपको इंटरेस्ट मिला है, या आपकी पासिंग थ्रू इनकम या लॉस के नेचर में कोई इंटरेस्ट है तो वो आपको अमाउंट है, तो इनसे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यदि आपकी जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया इनके अलावा यदि आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है तो आप अदर्स में डाल सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की इंटरेस्ट की इनकम थी तो मैं यहाँ पर ये ऑटो शो हो रहा है 26 AS से। तो मेरे केस में यहाँ पे सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, मैं यहाँ पे फिगर डाल देती हूँ। देन डिपॉजिट से यहाँ पे कोई इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देती हूँ। देन मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ और सेव के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। अब मैं सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। अब आप देख सकते हैं नीचे एनी अदर इनकम प्लीज स्पेसिफाई नेचर का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ शो डिटेल्स में। तो यदि आपकी कोई फैमिली पेंशन से रिलेटेड कोई इनकम है तो आप यहाँ पे टिक मार्क करके और एडिट पर जाके अपनी डिटेल डाल सकते हैं। और यदि आपके पास इंटरेस्ट इनकम के अलावा कोई अदर इनकम है तो आप यहाँ ऐड अनोदर करके अपनी डिटेल डाल सकते हैं। तो मैं ऐड अनोदर पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ से आपको नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है कि आपकी यदि कोई डिविडेंड इनकम है, यदि आपकी रेंटल इनकम है फ्रॉम मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, या आपकी कोई एनी अदर इनकम है तो आप उसको सेलेक्ट करके अपना फिगर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे डिविडेंड इनकम है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मेरे केस में जो टोटल डिविडेंड इनकम है वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। देन मैं यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ, इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करती हूँ। यदि आपकी कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल से कोई इनकम है, इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 115BE में अब यदि आपकी कोई इनकम है, या आपकी एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111 में कोई इनकम है, या इसके अलावा कोई स्पेशल रेट पे यदि आपकी कोई अदर इनकम है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। दैन मैं कन्फर्म के बटन पे क्लिक करती हूँ। देन जो नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का, तो मैं शेड्यूल पे क्लिक करती हूँ।
तो जैसे कि यहाँ पे जो सैलरी इनकम थी वो शो हो रही है। यदि आपका अभी इस केस में यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता तो वो सैलरी हेड से सेट ऑफ हो सकता था। शॉर्ट टर्म कैपिटल जो 15% था वो यहाँ पे अलग से शो हो रहा है। और यदि आपकी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि टैक्सेबल है @10% से, तो वो डिटेल यहाँ पे शो होगी। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है @20% से, तो वो डिटेल यहाँ पे शो होगी। तो यदि आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। यदि आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये केवल आपकी वेरिफिकेशन के लिए है कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक करती हूँ। देन जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का शेड्यूल देखा तो उसमें यदि आपने करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ किया है तो उनको सेट ऑफ करने के बाद जो आपकी रिमेनिंग इनकम होगी वो इनकम यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आप अपने जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं उनको सेट ऑफ कर सकते हैं, तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज यहाँ पे शो होंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं वो क्या यहाँ पे सेट ऑफ हो चुके हैं। देन आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, देन कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट शेड्यूल है डिटेल ऑफ लॉसेज टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर ईयर्स, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो यदि आप अभी करंट ईयर का लॉस जो है फ्यूचर ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो डिटेल यहाँ पे शो होगी। तो मेरे केस में ऐसा कोई लॉस नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक करती हूँ। देन जो नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल स्पेशल इनकम, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो ये जो स्पेशल इनकम का शेड्यूल है यहाँ पे आपकी इनकम पे जो स्पेशल रेट से जो टैक्स रेट लगती है वो यहाँ पे शो होती है। तो जैसे कि अभी हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% की रेट से टैक्स रेट लगेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% की रेट से टैक्स लगा। उसी तरीके से 112A में आपकी शेयर्स और यूनिट्स के सेल पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा आपका 10% लगेगा, तो वो यहाँ पर आपका अमाउंट शो होगा। देन आपका यहाँ पे 10% की रेट से आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स शो होगा। आपका जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या और भी कोई अदर इनकम जिस पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, क्या वो सही रेट से यहाँ पे टैक्स लगा है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन मैं यहाँ कन्फर्म के बटन पे क्लिक करती हूँ। मैं यहाँ पर केवल आपको समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे इन शेड्यूल्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। आप इन शेड्यूल्स को जब स्टार्टिंग में जब अपनी ITR फाइल करना स्टार्ट करें तो आप इन शेड्यूल्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पज़ आपको समझाने का है, इसलिए मैंने इन शेड्यूल्स को सेलेक्ट किया है। डिडक्शन से रिलेटेड हमने यहाँ पे 2 शेड्यूल सेलेक्ट किए थे। एक शेड्यूल जो कि 80D का जो डिडक्शन मिलता है और सेकंड शेड्यूल चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस होते हैं उनके रिगार्डिंग। तो मैं सबसे पहले जो हमारे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D है उस पर क्लिक करती हूँ। देन हम यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक करते हैं। यदि आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रेस्पेक्ट में आपका कोई डिडक्शन है तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पे आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है अदर देन पेरेंट्स, तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने वहाँ पे नो सेलेक्ट किया तो ये वाली जो डिटेल थी वो एक्टिव अब नहीं है। यदि आप उस ऑप्शन को यस रखेंगे तब आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। देन आपने यदि कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराया है उसके रेस्पेक्ट में आपको प्रीमियम डालना है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के सामने यहाँ पे आपको डिटेल डालनी होगी। और यदि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। देन मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। देन जो सेकंड यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। पहले जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी फैमिली में पेरेंट्स के अलावा कोई सीनियर सिटीजन है, तो आपको यस या नो में से सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे सेकंड जो यहाँ पे आस्क किया जा रहा है कि आपकी फैमिली में आपके जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन है या नहीं, तो यहाँ पे आपको यस या नो में से सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे तो जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो डीएक्टिव हो जाएगा और नीचे यदि आपने अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस करवा रखा है हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसके रिगार्डिंग जो आपने प्रीमियम पे किया है उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना होगा। नो सेलेक्ट करेंगे इसका मीन मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन नहीं है। तो मेरे केस में यहाँ पर 80D से रिलेटेड कोई डायरेक्शन नहीं है, ये केवल मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से इस शेड्यूल को सेलेक्ट किया था। देन मैं यहाँ कन्फर्म के बटन पर क्लिक करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं कन्फर्म नहीं करूँगी तो जो शेड्यूल है उसके ऊपर कंफर्म जो ग्रीन बटन में टिक आ रहा है वो नहीं आएगा। यदि आपसे कोई शेड्यूल सेलेक्ट हो चुका है और आप उसमें डिटेल नहीं डाल रहे हैं तो आप उसे कंफर्म ज़रूर कीजिए। यदि आप कंफर्म करेंगे तभी वहाँ पे ग्रीन बटन में कंफर्म लिखा हुआ आएगा और तब ही आप नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे। देन नेक्स्ट शेड्यूल हम देखते हैं चैप्टर 6A के डिडक्शंस।
मैं यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास वेरियस डिडक्शंस आ गए, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पर अमाउंट डालना है। तो यदि आपकी ATCC से रिलेटेड कोई डिडक्शंस है, ATE से रिलेटेड, ATCCC, ATCCD, ATCCD-IB, ATDD, ATDDB, ATEEE और भी आप वेरियस सेक्शन से, तो आपके इन सेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिडक्शन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पे फिगर डाल के आप ऐड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको एक से ज़्यादा डिडक्शंस की डिटेल डालनी है तो आप ऐड अनदर करके अपनी डिडक्शंस की डिटेल डाल सकते हैं। देन हम पार्ट सी पे जाते हैं। जो अभी हमने डिटेल डाली वो पार्ट बी में थी। देन पार्ट सी, सी और डी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। देन मैं ऐड अनदर पे क्लिक करती हूँ। आपका ATTTA का डिडक्शन है तो आपको 10,000 तक का डिडक्शन यहाँ पे मिल सकता है। जो आपके सेविंग बैंक में आप इंटरेस्ट का अमाउंट दिखाते हैं अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, यहाँ पे जिस टैक्स पेयर की रिटर्न फाइल कर रही हूँ वो सीनियर सिटीजन है, तो जो ATTTA होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। सीनियर सिटीजन के लिए ATTBA सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो वो जो हम बैंक पे डिपॉजिट कराते हैं, FD कराते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट बनता है उसके लिए सीनियर सिटीजन्स को ATTB सेक्शन में 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। तो हमने अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो डिपॉजिट्स का अमाउंट शो किया था उसके लिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में मैं यहाँ पे 50,000 रुपये डाल रही हूँ। देन आपके केस में ATU से रिलेटेड, ATQQB, ATRRB से रिलेटेड कोई भी डिडक्शन है तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल डाल सकते हैं। के बटन पे क्लिक करती हूँ। यदि आपको इसको एडिट करना है तो आपको यहाँ टिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे टिक करेंगे तो ये जो एडिट का ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएगा। और आपको इसके अलावा और अदर डिडक्शंस की डिटेल डालनी है तो आप ऐड अनदर करके अपनी डिटेल डाल सकते हैं। अब मैं कन्फर्म के बटन पे क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल AMT, कंप्यूटेशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 JC। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है वो आपकी ऑर्डिनरी जो इनकम होती है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो जो आपके डिसअलाउड आइटम्स होते हैं, जो आपके क्रेडिट्स होते हैं, उनको ऐड करके आपकी ऑर्डिनरी इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है। तो मेरे केस में यहाँ पे अल्टरनेट मिनिमम जो टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं है। यदि आपके केस में ये एप्लीकेबल है, यदि आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कन्फर्म के बटन पे क्लिक करती हूँ। हमने सभी डिटेल्स डाल दी है। देन अब हमको कंप्यूटेशन, जो हमने टोटल इनकम डाली है उसका कंप्यूटेशन देखना है। तो मैं पार्ट बी जो टोटल इनकम है उस पर क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटेशन है हमारी टोटल इनकम का वो शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लू बटन में शो हो रहे हैं व्यू शेड्यूल सैलरी शो डिटेल्स। तो आपने जो डिटेल डाली है वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल गेन के नीचे शो डिटेल्स आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में @15% से जो डिटेल डाली है वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे अपनी जो आपने फिगर डाले हैं वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है टैक्स पेड, तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ TDS फ्रॉम सैलरी या सैलरी के अलावा जो आपकी अदर इनकम है उस पर जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल, या TCS हो गया, सेल्फ असेसमेंट हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, तो इनसे रिलेटेड जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो यदि आपकी TDS फ्रॉम सैलरी से कोई डिटेल है तो यहाँ ऐड डिटेल्स का ऑप्शन है। तो मेरे केस में यहाँ पे जो मैंने सैलरी की डिटेल डाली है उस पर कोई TDS डिडक्ट नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे कैंसिल के बटन पे क्लिक करती हूँ। देन यदि आपकी कोई इनकम पे TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो ये डेटा आ रहा है ये 26 AS से ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहा है। पे जो TDS की डिटेल शो हो रही है, आपके जो डिडक्टर है उनके 10 नंबर शो हो रहे हैं। आप इनको 26 AS से चेक कीजिए और यदि आपको लगता है कि किसी जो यहाँ डिटेल डली हुई उसमें आपको चेंज करना है या अपडेट करना है तो आप यहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं, आपको जिस डिटेल में चेंज करना है आप वहाँ पे टिक करिए और यहाँ एडिट का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और आप एडिट करके वहाँ पे डिटेल चेंज कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे जो सेकंड 10 शो हो रहा है डिडक्टर का, यहाँ पे मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ पे टिक करती हूँ। देन एडिट के बटन पे क्लिक करती हूँ। देन यहाँ पे जो अमाउंट शो हो रहा है ये 26 AS से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है, लेकिन ये अमाउंट की जो फिगर आ रही है ये गलत आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसको एडिट कर देती हूँ। तो TDS डिडक्ट हुआ था वो 4,131 का डिडक्ट हुआ था और हम सेम अमाउंट यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं तो मैं इस अमाउंट को भी चेंज कर देती हूँ। देन हम देखते हैं कि जिस अमाउंट पे TDS डिडक्ट हुआ था वो अमाउंट भी यहाँ पे गलत शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे
ये भी एडिट कर देती हूँ। आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फिल कर रहे हैं तो आप जब अपनी TDS की डिटेल को चेक करें तो 26AS को साथ लेके चेक कीजिए, क्योंकि अभी हमारे इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पे या तो 26AS का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो नहीं रहा है, और यदि ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है तो जो फिगर्स हैं वो भी गलत शो हो रही है। देन मैं यहाँ पे हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट करती हूँ, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। हमने यहाँ पे सैलरी के अलावा जो हमारे अदर इनकम्स हैं उन पे जो TDS डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल्स को चेक कर लिया है। आपकी एज पर फॉर्म 16B और 16C जो फर्निश किया जाता है बाय डिडक्टर के द्वारा, उससे रिलेटेड कोई TDS की डिटेल है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आपकी TCS से रिलेटेड कोई डिटेल है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन एड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और फर्दर वैसे ही आप अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप यदि आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, या आपको अभी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है और आपको अपना टैक्स पे करना है तो आप अपना टैक्स पे करके जो आपको चालान की डिटेल डालनी होगी तो आपको यहीं पे आना होगा और सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाके वहाँ पे आपको अपनी चालान की डिटेल डालनी होगी। देन आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, देन एडिट के बटन पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे चालान एडवांस टैक्स जो पे किया हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। और आप इसी तरह से जब आपकी यदि कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है और आपको यदि अभी अपना पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के बाद जो आपका चालान क्रिएट होगा इसी तरह से आप अपना BSR कोड आपको यहाँ डालना होगा, डेट ऑफ डिपॉजिट डालना होगा, चालान सीरियल नंबर यहाँ पे डालना होगा और जितने अमाउंट का आप टैक्स पे कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे डाल के देन आपको यहाँ पे सेव करना होगा। देन मैं कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो अभी हमने जो देखा था कि आपका जो आपने टैक्स पे कर चुके हैं, जो आपका TDS डिडक्ट हो चुका है, जो आप एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं, वो डिटेल हमने अभी देखी थी। अब हम देखते हैं जो आपने अभी इनकम डाली है उस पर आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे शो डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन आपकी दे रखी होगी कि आपकी नॉर्मल रेट पे कितना टैक्स बन रहा है, आपकी स्पेशल रेट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 15% पे, उस पर आपका कितना टैक्स बन रहा है। यहाँ पे डिटेल्स करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यदि आपको कोई इंटरेस्ट बन रहा है तो आप शो डिटेल्स पे क्लिक करके अपनी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जो नेट टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो 91,420 की बन रही है, और जो टैक्स पे कर चुके हैं, जो TDS डिडक्ट हुआ है और एडवांस टैक्स पे किया है वो टोटल पे किया है 98,359 का। तो इस तरह से मेरे केस में यहाँ पे 6940 का रिफंड बन रहा है। यदि आपके केस में कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पे लेटर का और पे नाउ का। तो यदि आप पे नाउ के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही पे नाउ के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद जो चालान क्रिएट होगा उस चालान की डिटेल को आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जो मैंने अभी आपको डिटेल बताई वहाँ पे आपको डालनी होगी अपनी चालान की डिटेल। और आप पे लेटर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप पे लेटर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जैसे आप यहाँ पे होम पेज पे आएंगे और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपके पास आर सर्विसेज का ऑप्शन आएगा। तो आपके पास ये जो टैब आ रहा है ई पे टैक्स का, तो आप पे लेटर का ऑप्शन सेलेक्ट करके देन आफ्टर आप ई पे टैक्स से अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे 6940 का रिफंड बन रहा है। देन मैं प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करती हूँ। रिटर्न पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन सामने आई। तो आप यहाँ से अभी तक आपने जो भी डिटेल यहाँ पे डाली है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ पे शेड्यूल वाइज चेक भी कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे सभी शेड्यूल्स को चेक कर लेंगे। देन आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रिटर्न को प्रीव्यू करना है और सबमिट करना है। तो आपको यहाँ पे प्लेस डालना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो डिटेल आ रही है, नेम है, फादर नेम है, आप किस कैपेसिटी में ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो सब यहाँ पे ऑटो शो होगा। तो आपको यहाँ पे जो ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे आपको टिक करना है। देन आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया। यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रही है। यदि आपके केस में कोई एरर शो हो रही है तो जो एरर आ रही है आप उस पर क्लिक करेंगे तो पोर्टल आपको जहाँ पे एरर आ रही है वहाँ पे लेके जाएगा और आप वहाँ से जो एरर आ रही है उसको रिमूव कर सकते हैं और आप यहाँ से जेसन फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, और आपको यदि अपना एक्नॉलेजमेंट बेंगलोर
भेजना है तो आपको जब से आपने रिटर्न फाइल किया है उस दिन से 120 दिन के भीतर भीतर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं। यदि आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर है जिस पे आप OTP आता है तो आप अभी OTP डालकर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिए। अपने केस मैं अभी यहाँ पर ई-वेरीफाई लेटर कर रही हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करती हूँ। देन मेरे पास मैसेज आ रहा है, प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करती हूँ। देन मेरे पास मैसेज आ गया, यू स्टिल नीड टू ई-वेरीफाई विद इन 120 डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग। आप यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको इनकम टैक्स की रिटर्न ई-वेरीफाई कैसे करनी है, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप विदाउट लॉगिन भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हैं, और आप लॉगिन, यदि आपने लॉगिन कर रखा है तो आप लॉगिन करके भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। तो यदि आप विदाउट लॉगिन इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिटेल वीडियो बनाया है और आपको विथ लॉगिन आपको ई-वेरीफाई कैसे करना है तो वो अब हम देख लेते हैं। तो आपको गो टू डैशबोर्ड पे जाना है। देन आपको ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में जाके आपको यहाँ पे जो ई-वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देख सकते हैं जैसे कि अभी ये रिटर्न फाइल हुई है तो यहाँ ई-वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आप आधार OTP के थ्रू अपनी रिटर्न ई-वेरीफाई करना चाहते हैं या EVC के थ्रू अपनी रिटर्न को ई-वेरीफाई करना चाहते हैं। EVC में आपके पास आप DSC के थ्रू EVC जनरेट करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ई-वेरीफाई कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक के थ्रू अपनी रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। और मैंने इस वीडियो के साथ साथ ITR 1 और ITR 4 पे भी लाइव फाइलिंग पे वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और मैं उसका लिंक एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। इसी तरह की मैं इनकम टैक्स और GST की रिटर्न्स पे लाइव फाइलिंग बनाती रहती हूँ, और इनकम टैक्स और GST में जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशंस आते हैं, उन पे भी मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। थैंक यू।